नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौटिल्य विधि पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कौटिल्य विधि के द्वारा यह सीरीज चलाई जा रही है मैं भारत का प्रधानमंत्री, जिसमें आप आज एपिसोड नंबर 6 देख पा रहे हैं। इससे पहले 5 एपिसोड हमारे आ चुके हैं, जिनमें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर को देख चुके हैं। यानी कि आज की जो क्लास है वो भारत के चौथे और 5वें प्रधानमंत्री के बारे में होगी। कल की क्लास आपने देखी होगी ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसी में हमने देखा कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का क्या अंजाम रहा, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही और कैसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की मृत्यु होती है। अब उससे पहले थोड़ा सा हम आगे निकल गए थे, क्योंकि मजबूरन बात यह थी कि हमने प्राइम मिनिस्टर को लगातार करना था इंदिरा गांधी को, इसलिए। लेकिन बीच का गैप रह गया था। 1977 में इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई थी और 1980 में दोबारा आई थी, तो ये तो 3 साल का गैप रह गया था। उसी को पूरा करने के लिए आज ये क्लास लगाई गई है। हो सकता है ये क्लास थोड़ी छोटी होगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन जितना भी होगा उसे पूरा विस्तृत रूप से देखेंगे। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां हमारी चौथी वीडियो आई थी, जो भारत के प्रधानमंत्री में चौथी वीडियो में हमने देखा था। उसमें हमने यह देखा था कि 1977 में जब इंदिरा गांधी चारों तरफ से घेर ली गई थी, तमाम विपक्षी पार्टियां इवन कोर्ट तक उन्हें छोड़ नहीं रही थी, तो उन्हें अपना रिजाइन देना पड़ा था 77 में। यानी उन्होंने रिजाइन दे दिया। 77 में इलेक्शन हुआ और इंदिरा गांधी बुरी तरह हारी, और उसके बाद एक पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार तमाम कई पार्टियों को मिलाकर एक नई पार्टी बनी, जिसका नाम हुआ जनता दल। यानी कि यहां पर जनता दल की सरकार थी। अगर सही मायने में बात करें तो जनता दल के प्रमुख नेतृत्व करने वाले कोई व्यक्ति थे, तो वो जेपी नारायण थे, यानी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने चुनाव के दौरान एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था और कहा था, इंदिरा भाग जाओ, अब जनता आ रही है। जनता आ रही है का मतलब है जनता दल आ रहा है। लेकिन हुआ वही कि 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार, यानी कि उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, बुरी तरह हारती है और यहां से पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनने वाली थी जनता दल की। उसमें तमाम संगठन शामिल थे। यह तो निश्चित हो गया था कि जनता दल की सरकार बनेगी, और यह भी निश्चित हो गया था कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन सस्पेंस यहां बना हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। 1977 में भी प्राइम मिनिस्टर को लेकर हलचल मच रही थी, चारों तरफ से तिगड़मबाजी हो रही थी। अब बात यह थी कि 1977 में 3 लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। एक जो बहुत लंबे समय से इस पद का इंतजार कर रहे थे, मोरारजी देसाई, लगभग 81 ईयर ओल्ड व्यक्ति हुआ करते थे। दूसरे व्यक्ति चौधरी चरण सिंह, जो राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे। और तीसरे व्यक्ति जिनका नाम था जगजीवन राम। यानी 3 व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर की रेस में आगे थे। अब इनमें से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाना था और उसकी पूरी जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के हाथ में थी, जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने हमेशा से दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करने की सिफारिश की। दल विहीन का मतलब है कि भारत में ज्यादातर पार्टियां होनी नहीं चाहिए, हमारा स्वशासन लोकल से शुरू होना चाहिए, यानी गांवों में इलेक्शन होना चाहिए। ध्यान से सुनना इस बात को। ये किसके प्रेरणादायक थे? ये चाहते थे गांव में इलेक्शन हो, गांव का जो मुखिया बनकर आ रहा है, तमाम गांव के मुखिया जिला स्तर पर करें, तमाम जिला स्तर के मुखिया स्टेट स्तर पर करें, और तमाम स्टेट स्तर के मुखिया सीधे सेंट्रल को चुने। यानी कि जनता बस एक बार इलेक्शन करे और अपने गांव के प्रधानी से शुरू करे, यानी सरपंच से शुरू करे। और जब इनकी बात को नहीं माना गया था आजादी के बाद भी, तो इन्होंने ये निश्चित कर लिया था कि वो भारत की राजनीति में सहयोग तो करेंगे, लेकिन किसी पोस्ट पर नहीं जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि जेपी नारायण मरते मरते मर गए, लेकिन उन्होंने कभी कोई पद धारण नहीं किया। जबकि ये तो निश्चित था कि 1977 में वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, कि उन्हीं की बदौलत एक नई सरकार बन रही थी। यानी इतनी बड़ी तिगड़मबाजी चल रही थी हिंदुस्तान में कि कोई मोरारजी देसाई, एक तरफ चौधरी चरण सिंह और एक तरफ जगजीवन राम।
जब ये दायित्व जयप्रकाश नारायण पर आया था, कौन प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं चौधरी चरण सिंह को अगर प्राइम मिनिस्टर बनाता हूं। अब दिक्कत एक और थी, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम दोनों ही एक प्रकार से दोनों आपस में विपरीत होते थे, बिल्कुल अपोजिशन में थे। बेशक एक साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन इनमें कभी बनती नहीं थी। यह निश्चित था कि अगर इन दोनों में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाया, अगर मान लीजिए चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, तो जगजीवन राम उन्हें सही से काम नहीं करने देंगे। बात यह हो जाएगी वो अपनी ही सरकार के विरोध में खड़े हो जाएंगे। और अगर जगजीवन राम प्राइम मिनिस्टर बने तो चौधरी चरण सिंह ऐसा करेंगे। तो इसका मतलब यह था कि पहली बार तो देश में गैर कांग्रेसी सरकार बन रही है, और उसमें भी अगर समस्या आ जाए तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए कुल मिलाकर कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया, पार्टी के द्वारा निर्णय लिया गया कि जो इतने दिनों से तिगड़मबाजी कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर पद के लिए, एक प्रकार से ऐसा लग रहा था कि उन्हें कब प्राइम मिनिस्टर का पद मिले उन्हीं को बना दीजिए। और भारत की सत्ता पर काबिज हुए भारत के सबसे वृद्ध प्राइम मिनिस्टर, सबसे ओल्ड प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। क्वेश्चन आता है कभी कभी, भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो मोरारजी देसाई थे। लगभग 81 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने शपथ ले ली। जब उन्होंने शपथ ली तो ऐसा नहीं था कि मोरारजी देसाई अच्छे व्यक्ति नहीं थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़े अड़ियल टाइप के थे। अड़ियल टाइप का मतलब है वो अपने शब्दों पर इतना प्रभाव लाते थे कि वो दूसरे किसी की सुनते ही नहीं थे। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण अगर हम आपको दें तो एक बार पाकिस्तान अपना परमाणु परीक्षण करा रहा था और ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो भारत की रॉ के कुछ एजेंट पाकिस्तान में थे और उन्होंने भारत सरकार को पूरा जो वहां परमाणु परीक्षण हो रहा था उसका पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया। अब सोचकर देखिएगा कितनी बड़ी हिम्मत की बात होती है कि रॉ का एजेंट पाकिस्तान में जाकर वहां की सबसे ज्यादा खुफिया काम को भारत को उजागर कर रहा है और ब्लूप्रिंट दे दिया। और मोरारजी देसाई ऐसे अड़ियल हुआ करते थे कि उन्होंने पाकिस्तान के अध्यक्ष को ही फोन कर दिया और क्या कहते हैं फोन करके कि हमें पता है तुम परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और आपका ब्लूप्रिंट हमारे पास है। तो आप सोचकर देखिए उस एजेंट के साथ पाकिस्तान ने क्या किया होगा। पाकिस्तान की सरकार को इस बात को बताने की क्या जरूरत थी। तो इसे एक अड़ियल पन्ना कहें तो क्या कहेंगे। पाकिस्तान की सरकार ने, वहां की फौज ने उस जो एजेंट था उसे पकड़ा और उसकी वहां पर हत्या कर दी गई। यानी कि बिना किसी कैबिनेट के परामर्श के उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया था। तो मोरारजी देसाई के प्राइम मिनिस्टर बनने से कुछ लोग प्रसन्न भी थे और कुछ अप्रसन्न भी थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इनकी सरकार में होम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह को बनाया गया था। ये अच्छी बात थी, यानी ये होम मिनिस्टर बने थे चौधरी चरण सिंह। अब धीरे धीरे सत्ता चलने लगी। 1977 से 78 आया, लेकिन 78 आते आते जनता दल में समस्याएं आने लग गई थी, क्योंकि एक तो होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर में ही नहीं बनती थी। क्योंकि होम मिनिस्टर चाहते थे, यानी चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि जो इंदिरा गांधी ने लोगों के साथ किया है उनका उन्हें भुगतान करना ही पड़ेगा। उन्होंने जो तानाशाही से शासन चलाया था, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान बहुत से लोगों के अधिकारों को छीना, उन्हें उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल मिलना चाहिए। लेकिन मोरारजी देसाई कहते थे कि इससे बड़ा कर्मों का फल क्या होगा कि इतनी बड़ी पार्टी टूट गई और वो प्राइम मिनिस्टर पद से हट गई। लेकिन चौधरी चरण सिंह की एक अलग ही मान्यता थी। वो चाहते थे कि जिसने गलत किया है उसके साथ भी गलत व्यवहार होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, होम मिनिस्ट्री से सीबीआई को एक पत्र भेज दिया कि तुरंत की तुरंत ये तमाम प्रकार के घोटाले में और उनके द्वारा किए गए कृत्यों के कारण इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाए और जेल में डाला जाए। प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई को भी साइन करने पड़े और ऐसा ही हुआ। सीबीआई जाती है इंदिरा गांधी के जहां और उन्हें पकड़ती है और एक दिन के लिए उन्हें अरेस्ट कर देती है। यानी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के पद पर तो नहीं थी, लेकिन पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी और जेल चली गई। इंदिरा गांधी का जेल जाने का मतलब था एक प्रकार से भारत की शासन का हिल जाना। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थी, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर से कम भी नहीं थी। वो जेल चली गई और दूसरे ही दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन एविडेंस की कमी होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। जब उन्हें रिहा कर दिया गया तो चौधरी चरण सिंह का कद थोड़ा सा छोटा हुआ। मोरारजी देसाई ने उन पर छीटाकशी करना शुरू कर दिया कि मैंने पहले ही मना किया था
कि इंदिरा गांधी आग है उसे हाथ मत लगाइए, लेकिन आप माने नहीं, आपके कहने पर इंदिरा गांधी को अरेस्ट किया गया और वो एक दिन में छूट गई। लेकिन चौधरी चरण सिंह भी कम नहीं थे, उन्होंने कहा मेरा कर्तव्य था और मैं आगे भी करूंगा, इंदिरा गांधी पर कार्रवाई आगे भी होगी और कब तक छूटेंगी ये भी हम देखेंगे। लेकिन इस बात से प्रसन्न नहीं थे मोरारजी देसाई। एक किस्सा खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया कि मोरारजी देसाई जो हुआ करते थे, इनके एक बेटे थे कांति प्रसाद देसाई। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो कांति प्रसाद देसाई ने एक प्रकार से भ्रष्टाचार में धुआंधार मचा के डाल दिया था। धुआंधार का मतलब यह है कि कांति प्रसाद देसाई ने तमाम उद्योगपतियों से बैठक करना शुरू कर दिया और उनसे बड़े लेवल पर पैसा लिया और उनकी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा था। जब ये बात होम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह को पता चला तो वो इसके भी सख्त हो गए। यानी सोचिए, प्रधानमंत्री के पुत्र पर ही कार्रवाई कर डाली और उसी के नाम पर एफआईआर करवा दी। अब मोरारजी देसाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा हमारा ही होम मिनिस्टर हमारी ही सरकार के विरुद्ध, हमारे ही परिवार के विरुद्ध जा रहा है। इसलिए उन्होंने पत्र लिख दिया चौधरी चरण सिंह को कि आपको रिजाइन देना पड़ेगा, और चौधरी चरण सिंह ने उसके कहने पर रिजाइन दे दिया। ये जनता दल 3 साल की सरकार ने क्या क्या नहीं देखा, अभी आप आगे सुनेंगे। चौधरी चरण सिंह ने रिजाइन दिया। रिजाइन देने के बाद दिल्ली में किसानों की एक बड़ी महासभा की, क्योंकि किसान पुत्र तो कहलाते ही थे चौधरी चरण सिंह, और उसमें बहुत से लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए, जिससे मोरारजी देसाई डर गए। उन्हें लगा कि चौधरी चरण सिंह को बाहर निकालकर हमने गलत किया है, और इन्होंने पुनः चौधरी चरण सिंह को मनाया और अब की बार थोड़ा सा प्रमोशन किया कि उन्हें होम मिनिस्टर न बनाकर वाइस प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उप प्रधानमंत्री। अब चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बन चुके थे। लेकिन यह कहानी ज्यादा समय तक नहीं चली। जनता दल के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम भी हुए जिन्हें आप अच्छे से समझेंगे। वो क्या महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं? सबसे पहला महत्वपूर्ण काम यह माना जाता है कि जिस समय ये गवर्नमेंट सत्ता में आई थी 77 में, तो सबसे बड़ी बात थी इन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया था, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसके तहत बहुत सी चीजें बदली गई। सबसे पहला काम यही किया गया था कि जब इमरजेंसी मोबाइल फोन पर लगा दी गई थी, यानी फोन के द्वारा इमरजेंसी देश में लगाई गई थी, उसे खत्म करना था। और इन्होंने क्या लिखा 44वें संविधान संशोधन में, एक आर्टिकल में 352 में अनुच्छेद 352 में एक क्लॉज जोड़ी, और इसमें क्या लिखा? इसमें लिखा कि आज के बाद अगर देश में कभी भी इमरजेंसी लगेगी तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लगेगी। यानी मंत्रिमंडल की सिफारिश नहीं, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगाई जाएगी। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लगाई जाएगी, इसके अलावा नहीं लिखी जाएगी। इससे पहले पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया था। इतना बेहतरीन प्रश्न आता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां है, तो आप आंसर होगा आर्टिकल 352। और ये कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। यानी कि अब ऐसे ही फोन उठाकर आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगानी पड़ेगी। एक अमेंडमेंट ये किया था, और इसी के द्वारा एक अमेंडमेंट यह किया गया कि जहां संविधान में आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ था, आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ था, इस शब्द को यहां से हटाया गया और इसके स्थान पर यहां पर आर्म्ड रिबेल लिख दिया गया। यानी इसे हम कह सकते हैं यहां पर सशस्त्र बल लिख दिया गया, सशस्त्र बल। यानी कि देश में इमरजेंसी लगने के 3 तरीके हैं, अगर आप जानेंगे तो। अगर देश में इमरजेंसी लगानी है और आर्टिकल 352 के तहत लगानी है, अनुच्छेद 352 के तहत ही इमरजेंसी लगती है, और इसके आपके 3 तरीके हैं। एक सबसे पहला तरीका है बाह्य आक्रमण। यानी बाह्य आक्रमण का मतलब है अगर कोई देश हम पर आक्रमण कर दे, या दूसरा है यदि हम किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाएं, और तीसरा यहां पर आंतरिक अशांति लिखा हुआ था, उसे हटाकर यहां पर क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया। ये 44वें संविधान संशोधन की सबसे बड़ी खास बात थी कि आंतरिक अशांति को यहां से हटाया और यहां पर लिख दिया गया सशस्त्र विद्रोह, यानी आर्म्ड रिबेल। ये 2-3 काम बड़े महत्वपूर्ण हुए थे। चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री तो बन गए थे, लेकिन प्रसन्न नहीं थे कि जैसे वो काम करना चाहते थे वैसे कर नहीं पा रहे थे। इधर
चौधरी चरण सिंह हमेशा इंदिरा गांधी की बगावत किया करते थे, उनके विरोध में बोला करते थे, और इसका फायदा अब इंदिरा गांधी उठाने वाली थी। और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई के पीठ पीछे चौधरी चरण सिंह को अपनी तरफ कर लिया और उनसे कहा कि आप जनता दल की सरकार को गिराइए, हम तुम्हें समर्थन देंगे और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। चौधरी चरण सिंह को लगा कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो चाहे इंदिरा गांधी की ही सपोर्ट से बना, लेकिन मैं इंदिरा गांधी को सबक जरूर सिखाऊंगा। और यह वहम उनका बिल्कुल गलत था। इंदिरा गांधी जितनी दिखने में होशियार लगती थी, उससे कहीं ज्यादा माइंडेड थी। वो चाहती थी कैसे भी जनता दल का टुकड़ा होना चाहिए। और यही हुआ कि जैसे ही चौधरी चरण सिंह और राजनारायण उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, इन्होंने भी रिजाइन दिया था, वही राजनारायण जो बरेली से इंदिरा गांधी के विरोध जीते थे, राजनारायण और चौधरी चरण सिंह ने अपनी अपनी पार्टी खींच ली और कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया और दोबारा से, यानी कि एक बार मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर पद से हटा दिया गया और भारत के प्राइम मिनिस्टर बना दिए चौधरी चरण सिंह। एक बात और तुम्हें याद रखनी है कि जो मोरारजी देसाई थे, ये भारत के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्हें भारत के भारत रत्न तथा पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान, ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, तथा पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। कभी कभी बहुत अच्छा प्रश्न ये बन सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये प्रश्न बहुत कई बार भी आया है और पूछ सकता है कि भारत के एकमात्र महान राजनेता कौन थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न तथा पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया। तो वो व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। लेकिन मोरारजी देसाई की अब कुर्सी जा चुकी थी और भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर जो बने थे वो चौधरी चरण सिंह बने थे। अगले प्राइम मिनिस्टर जो बने थे वो चौधरी चरण सिंह बने थे 28 जुलाई 1979 को, और ज्यादा समय तक नहीं रहे, 14 फरवरी 1980 तक रहे। थोड़ा सा चौधरी चरण सिंह के बारे में भी याद करते हैं। एक प्रकार से मेरठ कमिश्नरी में जन्म लेने वाले चौधरी चरण सिंह किसान पुत्र कहलाते थे और बड़ी नाजुक हालात परिवार की हुआ करती थी। आगरा से पढ़ाई की और जैसे जैसे देश में आंदोलन बढ़ते जा रहे थे उसमें भाग लेते जा रहे थे। कांग्रेस के एक अहम सदस्य भी हुआ करते थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया राजनीति में अपना पड़ाव बहुत ऊंचा पहुंचाते गए। उत्तर प्रदेश के 2 बार सीएम भी रहे, मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे, लेकिन उससे पहले 1951 में उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने किया था वो कोई नहीं कर सकता था। किसानों के लिए सबसे बड़ा काम चौधरी चरण सिंह की देन था। ये किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट लेकर आए थे जिसे बोलते हैं लेखपाल। लेखपाल अगर आए नाम, लेखपाल से पहले पटवारी कहा जाता था, पटवारी, और पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल जो किया था वो चौधरी चरण सिंह ने किया था। इनके द्वारा लिए गए निर्णयों की बड़ी चर्चा होती थी। उस समय यह हुआ था 1951-52 में उत्तर प्रदेश में कि जितने भी पटवारी हुआ करते थे ये अपने वेतन की बढ़ोतरी के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए इन्होंने सबने हड़ताल शुरू कर दी। चौधरी चरण सिंह उस समय एक प्रकार से कह सकते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि ये मान ही नहीं रहे थे पटवारी, तो चौधरी चरण सिंह ने क्या किया, एक ऐसा अध्यादेश जारी किया, सॉरी कह सकते हैं एक ऐसा घोषणा पत्र जारी किया कि जिसमें जितने भी पटवारी थे सबके होश उड़ गए। इन्होंने कहा कि जितने भी पटवारी हैं इन सबको ड्यूटी से निकाला जाता है क्योंकि ये अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर रहे, और तुरंत एक नई भर्ती शुरू की जाएगी जिसमें अब पटवारी नहीं आएंगे, कौन आएंगे, लेखपाल आएंगे। तो इससे फायदा यह हुआ कि जितने भी पुराने थे उनकी अकल ठिकाने आई और नए लोगों को रोजगार मिलना था। यहीं से इनके निर्णय लेने की क्षमता जग जाहिर थी। और जब ये उत्तर प्रदेश के सीएम बने तो इन्होंने बहुत से काम किसानों के हित में किए थे, और जब भारत के प्राइम मिनिस्टर बने तो आप इनके कई ऐसे कार्यों की सराहना कर सकते हैं कि जो बड़े अद्भुत हुआ करते थे और एक प्राइम मिनिस्टर ऐसे कैसे कर सकते हैं। उसका सबसे जीता जागता उदाहरण चौधरी चरण सिंह थे। जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो ऐसे ही किसान की वेशभूषा में वही टोपी लगाकर एक थाने में पहुंच गए। जैसे ही थाने में गए वहां दरोगा जी मिले और दरोगा जी से जाकर कहा कि सर मुझे एक एफआईआर करनी है क्योंकि
मुझे एफआईआर करनी है, मेरा कुछ सामान चोरी हुआ है। उस दरगाह ने बहुत देर तक इनको बिठा के रखा, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी। इनके कई बार कहने पर एफआईआर लिखी ही नहीं गई, तो इन्हें थोड़ा सा क्रोध आया और वहां से उठकर जाने लगे। जब वो वहां से बाहर जा रहे थे तो एक कांस्टेबल मिलता है और वो कहता है, बाबा, क्योंकि बाबा जैसे ही दिखाई देते थे, बोले बाबा यहाँ बिना कुछ लेन देन के, बिना प्रसाद के कुछ नहीं होता। बाबा ने कहा वो प्रसाद क्या होता है? बोले कुछ तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे तब एफआईआर होगी। वो गए और उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले और जाकर दरोगा को दे दिए। सोचकर देखिए, वो बाबा कोई और नहीं है, वो भारत का प्राइम मिनिस्टर है। जाकर दरोगा के हाथ में वो पैसे दे दिए। दरोगा ने एफआईआर लिखी और दरोगा ने कहा कि आप इस एफआईआर पर साइन कर दीजिए। वो बाबा अपने जेब से मोहर निकालते हैं और मोहर निकालकर सीधे उस एफआईआर पर लगाते हैं। पता है उस मोहर पर क्या लिखा हुआ था? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह। ऐसे कारनामे चौधरी चरण सिंह के हुए। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इनका पहला संकल्प यही था कि मैं कम से कम इंदिरा गांधी को तो एक्सपोज कर सकता हूं। लेकिन कैसे कर सकते हैं? आप तो इंदिरा गांधी की बदौलत बने हैं। और जिस समय ये प्राइम मिनिस्टर बने, जुलाई से लेकर फरवरी तक एक सेशन तक नहीं चला भाई साहब पार्लियामेंट का। और जब कोई सेशन नहीं चलेगा तो आप संसद में भी नहीं जाएंगे। तो भारत के एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कभी संसद ही नहीं गए, कभी संसद नहीं गए, वो चौधरी चरण सिंह थे। 1980 आते आते जब इंदिरा गांधी को लगने लगा कि चौधरी चरण सिंह कोई भी कार्यवाही कर सकते हैं हमारे ऊपर, तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। यानी अपना जो समर्थन था वो वापस ले लिया। कुछ लोग अलग कहानी बताते हैं, और वो क्या है? ऐसा माना जाता है कि चौधरी चरण सिंह अपनी जिद पर अड़ गए थे। उन्होंने कहा था, इंदिरा गांधी ने समर्थन तो दे दिया था शुरुआत में, और चौधरी चरण सिंह उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे जब वो होम मिनिस्टर थे, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने मना कर दिया, बोले आप हम पर कोई प्रोसेस मत चलाइए, हमें एक्सपोज मत करिए। अगर आपने एक्सपोज किया तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। आप सोच कर देखिएगा, एक प्राइम मिनिस्टर के सामने इतना बड़ा चुनौती थी ये, कि या तो वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे या फिर कर्तव्यों का निर्वहन करे। अगर ना करेगा तो ईमानदार छवि कैसे बनेगी, और अगर कर दिया आपने तो फिर दिक्कतें होंगी। बस यही चौधरी चरण सिंह के सामने था, और उन्होंने इंदिरा गांधी से खुले स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, आप चाहे तो अपना समर्थन वापस ले सकती हैं, लेकिन मेरे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो तो उचित है और मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। इसी का कारण यह हुआ कि 14 फरवरी 1980 को इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। यानी इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। क्योंकि आपको अगर लोकसभा में बहुमत रखना है तो आपको 50% + 1 होना आवश्यक है, और इतनी इनके पास सीट नहीं थी, जिसके कारण इन्हें अपना रिजाइन देना पड़ा। जैसे ही इन्होंने रिजाइन दिया, दोबारा से इलेक्शन का अनाउंसमेंट होना ही था। 1980 में पुनः इलेक्शन हुआ, और जैसे इलेक्शन हुआ, जो इंदिरा गांधी, सबको ऐसा लग रहा था बिल्कुल अपाहिज हो चुकी हैं, जो कभी खड़ी नहीं हो सकती, जो कभी चुनाव नहीं लड़ सकती, वो एक बार पुनः बड़े तेज, बड़ी तीव्रता के साथ भारत की जनता में अपनी पहचान बनाती हैं, और वो भारत की अगली प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। दोबारा से कांग्रेस सत्ता में आ जाती है। आज का एपिसोड में बहुत कुछ तुम्हें यह देखने को मिला कि सबसे पहली बात यह मिली कि पहली बार कांग्रेस को हटाकर भारत में डेमोक्रेसी की जीत हुई थी, लोकतंत्र की जीत हुई थी। क्योंकि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। क्योंकि यह वीडियो इसलिए छोटी है क्योंकि इनका कार्यकाल भी ज्यादा नहीं था और कुछ भी ज्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि मौका ही नहीं मिला करने का। लेकिन कल की जो वीडियो होगी वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। कल भारत के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, उनके द्वारा किए गए कार्य, भारत में कंप्यूटरी क्रांति का जनक और एक प्रकार से स्थानीय सुशासन के लिए एक पितामह साबित हुए राजीव गांधी, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए सबसे बड़े मसीहा बने राजीव गांधी, और उनकी मृत्यु कैसे हुई, कल की वीडियो में ही हम इसको एक्सपोज करेंगे, कल पढ़ेंगे। आज ही क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें।
जय हिंद।